तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला था, पूरा रिसर्च वगैरह कर ली, जितनी अपनी क्षमता थी उस हिसाब से सारी चीज़ें पता कर ली और सुबह से ही लगा हुआ था। ये तमाम चीज़ें करने के बाद एकदम रिलैक्स 6 बजे तक आराम करता रहा कि चलो बस अब सुनाना है। लेकिन जैसे ही 6 बजे उसके बाद मैंने सोचा कि चले देखते हैं कि बाकी मीडिया में क्या चल रहा। तो बाकी मीडिया जब खोला तो कायदे से कहें तो मेरे लिए अच्छा भी हुआ, एक तरह से कहें तो बुरा भी हुआ। ऐसे मैंने जब क्राइम तक का चैनल खोला तो खोलने के बाद फिर शमसर का टीज़र देखा तो मैं परेशान, क्योंकि जो कहानी मैं सुनाने वाला था वो कहानी वो भी सुनाने वाले थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो सुना दिए तो मैं नहीं सुना सकता या फिर मैं सुना दिया तो वो नहीं, लेकिन यहाँ टाइमिंग का खेल फंस गया। अब वही सेम कहानी अगर वो 9 बजे सुना देते हैं तो वही सेम चीज़ अगर मैं 10 बजे बोलूँगा तो फिर मतलब ही क्या है। तो फिर जल्दी में फिर जो बैकअप में कई और कहानियाँ रखी थी फिर उनको चेक किया कि कौन सी सुनाए। और एक चीज़ और देखी जाती है कहानी सुनाने में कि कम से कम जो करंट टाइम चल रहा है उससे कुछ मैचिंग हो। तो चूँकि सितंबर का महीना था और अभी तीज बीती, तो मुझे लगा कि अब ऐसे ही कुछ मैचिंग एक कहानी सुनाई चाहिए जो कम से कम ना कुछ तो सितंबर महीने से संबंधित हो और हो सके तो तीज अगर बीता है तो तीज से भी संबंधित हो। तो आज की कहानी की बात करते हैं जो अब सुनाना है। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आप 2-3 चीज़ें देखेंगे। पहला तो कत्ल होता है, ये तो कॉमन है। दूसरा कत्ल होता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जो कत्ल होता है उसको जानने वाला, उसको पहचानने वाला ज़्यादा कोई था नहीं। पुलिस की नज़रों में पहले ही वांटेड था, पुलिस उसको खोज रही थी। पुलिस के खोजने के दौरान ही इधर उधर वो छुप रहा था, इसी दौरान उसका कत्ल हो जाता है। अब कत्ल हो गया, कातिल एकदम फ्री घूम रहा, लेकिन जिस हिसाब से उसने लाश को ठिकाने लगाया था अचानक से उस लाश में ब्लास्ट हो जाता है। यानी उस लाश में कत्ल होने के 5 दिन बाद धमाका होता है। धमाका ऐसा कि जिला दहल गया। उसके बाद फिर पुलिस वाले आते हैं, तब जाके ये पूरी कत्ल की गुत्थी सुलझती है। और साथ ही पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि जिस शख्स को वो खोज रहे हैं इतने सालों से वो तो मर चुका था और उसकी लाश में भी अंत में धमाका हो गया। तो सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है 13 सितंबर, ऐसे कायदे से कहें तो 18 सितंबर साल 2021। 18 सितंबर साल 2021 बिहार का एक ज़िला मुजफ्फरपुर, और इसी मुजफ्फरपुर में एक थाना लगता है सिकंदरपुर थाना। और इसी सिकंदरपुर थाने में एक मोहल्ला है बालूघाट मोहल्ला, और इसी बालूघाट मोहल्ले में एक शख्स हैं जिनका नाम है सुनील कुमार शर्मा। ठीक ठाक पैसा है, अच्छा खासा नाम था। अब ठीक ठाक पैसा था, उम्र भी हो चली थी, तो इन्होंने फिर बिल्डिंगें बनवानी शुरू कर दी। अलग अलग बिल्डिंगें ये बनवाते और उन बिल्डिंगों को ये किराए पे देते। तो ऐसे ही बालूघाट मोहल्ले में इनकी 3 मंजिला इमारत थी। इमारत में अलग अलग लोग किराए पे कमरे लेके रहते थे। और 18 सितंबर की ये बात है जब अचानक से इस बिल्डिंग में बड़ा तेज़ धमाका होता है। धमाका होने के बाद अब पूरी बिल्डिंग में धुआं। अब आसपास के लोग ये चीज़ देखते हैं, पहले तो दहल उठते हैं कि धमाका कैसे हो गया घर में, कहीं सिलेंडर तो नहीं फट गया या फिर कुछ और तो नहीं। फ़ौरन जो दमकल विभाग होता है उसको फ़ोन गया, अग्निशामक वालों को। वो भागे पहुँचे, पूरा कमरा जल रहा। जलने के बाद अब 3rd फ्लोर का मामला, जैसे तैसे करके मशक्क़त करके पाइप वगैरह से पानी पहुँचा के उस आग पे काबू पाया जाता है। जैसे तैसे करके उस आग को बुझाया जाता है। तो बुझाने के दौरान भी एक जो चीज़ें ऐसी थी जो बुझा रहे थे उनके लिए बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल जो चीज़ जल रही थी ऐसा नहीं था कि कोई लकड़ी का सामान हो या फिर कोई ठोस चीज़ हो जो जल रही हो। कमरे में कुछ ऐसा था ही नहीं, लेकिन जल पूरा कमरा रहा था। यानी हवा में भी आग थी, किनारे भी आग थी, खिड़कियों पे भी आग थी, दरवाज़ों पे भी आग थी। तो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज़ थी। बहरहाल जब आग बुझाई गई, बुझाने के बाद अब दमकल वाले और बाकी लोग पहुंचते हैं, तो अंदर जाने के बाद जो कुछ वो देखते हैं वो चीज़ पहली घटना से भी ज़्यादा भयानक थी। दरअसल अंदर अलग अलग मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये मांस के टुकड़े और हड्डियों की डिज़ाइन ऐसी थी कि देखने में ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें किसी इंसान की हैं। यानी एक इंसान की डेड बॉडी है जो टुकड़ों में पड़ी हुई है।
अब पहली बार में देखा तो ये लगा कि अंदर कोई था, धमाका हुआ, वो जल गया। लेकिन जिस हिसाब से बाकी चीज़ें थी, जिस हिसाब से उस मांस के टुकड़े का स्ट्रक्चर था, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डाउट हो रहा था। अब डाउट हुआ तो फौरन पुलिस को फ़ोन किया गया। जो मकान मालिक थे सुनील कुमार शर्मा, पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है, सारी चीज़ों को कब्जे में लेती है। अब ये चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं तो वो फॉरेंसिक वगैरह बुला लेते हैं, FSL वगैरह की टीमें, वो भी अब सारी चीज़ों को कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद अब इधर जो टुकड़े थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही इधर जो मकान मालिक थे इनसे पूछा गया कि भैया ये कमरा किसको आपने दिया। तो जब ये चीज़ पूछी गई तो मकान मालिक ने एक नाम लिया, वो नाम था सुभाष कुमार। बताया गया कि सुभाष कुमार और एक महिला जिसका नाम राधा, ये दोनों लोग इस बीच रहते थे। इससे पहले सुभाष अपनी पत्नी के साथ रहता था, सुभाष के बच्चे भी थे और ये कमरा सुभाष के ही नाम पे रजिस्टर्ड था। अब ये चीज़ पुलिस वाले जब सुनते हैं तो उन्हें लगा कि चलो अब सुभाष कुमार से पूछताछ करते हैं कि कौन था, ये बॉडी किसकी है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी सुभाष कुमार की ही हो, क्योंकि पत्नी और बच्चे गायब थे। इसके बाद एक तरफ पुलिस वाले सुभाष के बारे में पता करना शुरू करते हैं, एक तरफ सुभाष की पत्नी और बच्चों के बारे में। तो सुभाष का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो पत्नी और बच्चे थे वो पता चला कि मायके में है और उनको मायके छोड़ने वाला कोई और नहीं, सुभाष ही था। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ पता चली तो पुलिस वालों के जो शक की सुई थी वो अब सुभाष के इर्द गिर्द घूमने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी और बच्चों को मायके भेज के किसी की डेड बॉडी को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। क्योंकि ठिकाने लगाना था तभी पत्नी और बच्चों को भेजा गया। लिहाजा पुलिस वाले जो सुभाष कुमार था उसके पीछे पड़ते हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन, अलग अलग बस अड्डे, अलग अलग जगहों पे तफ्तीश करते हैं। न जाने कितने कैमरे आसपास के इलाकों के खंगालते हैं, उसकी लोकेशन निकालते हैं, उसके दोस्तों के यहाँ छापे डालते हैं। और लगभग 1 हफ्ते की कड़ी मशक्क़त के बाद जो सुभाष था, एक महिला जिसका नाम था राधा, उसी के साथ एक बस स्टैंड से पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है। अब सुभाष कुमार जब पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा, हत्थे चढ़ने के बाद फौरन थाने लाया गया, पूछताछ शुरू हुई। लेकिन अब पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे कि पूछें क्या, क्योंकि इंसान के टुकड़े तो मिले लेकिन ऐसी हाल में थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन है। साथ ही ना कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट, ना ही कोई कत्ल का मामला। ऐसा भी नहीं है कि यही कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी थी वो सुभाष कुमार ने ही रखी थी, क्योंकि कहीं से कोई शक तो था ही नहीं। डेड बॉडी किसकी थी ये भी पता नहीं था, तो पूछें क्या। इसीलिए पुलिस वाले अब गोल गोल घुमा घुमा के अपने अपने तरीक़ों से इधर उधर बातें कर करके पूछताछ करते हैं। और काफ़ी देर की पूछताछ के बाद अंत में जो सुभाष कुमार था अब थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होता है। अब जब थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले अब छोटी सी पकड़ते हैं, उसके बाद फिर उसको और घुमा के पूछते हैं। तो लगभग 24 घंटे की पूछताछ में फिर सुभाष कुमार ने अपना इकबाल जुर्म किया और कहा कि हाँ साहब, उस डेड बॉडी को मैंने ही वहाँ पे रखा था और मैंने ही इस तरह से सारा काम किया था और मैं ही इस पूरे कांड का जिम्मेदार हूँ। तो जब ये चीज़ें पूछी गई और इतना सारी चीज़ें सुभाष कुमार ने बताई तो अभी भी 2 चीज़ें पुलिस वाले फंस रहे थे। पहला, तो ये डेड बॉडी थी किसकी, और दूसरा, ये धमाका क्यों हो गया। आमतौर पे किसी की लाश है तो धमाका होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब इन चीज़ों के बारे में पुलिस वालों ने पूछा तब सुभाष कुमार ने पूरी कहानी सुनाई और इस कहानी के हिसाब से एक तीसरे शख्स की इस पूरी कहानी में एंट्री होती है, जिसका नाम था राकेश कुमार। राकेश और जो सुभाष था ये दोनों बचपन के दोस्त, साथ ही बड़े हुए। बड़े होने के बाद चूँकि ना दोनों ने अच्छी पढ़ाई की थी, ना ही अच्छी शिक्षा, ना ही बैकग्राउंड उतना तगड़ा कि कुछ ठीक ठाक काम धंधा कर सके। इसी दौरान जब ये लोग पैसे के लिए परेशान थे, अलग अलग जगहों पे छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा करते थे, तो इसी दौरान एक चीज़ इन्होंने नोटिस की कि जिस चीज़ की कमी होती है, यानी जिस चीज़ को रोका जाता है, अचानक से उसकी कीमत बढ़ जाती है, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ती है। और अगर हम उस धंधे में उतरें तो हो सकता है कि प्रॉफिट हम ठीक ठाक कमा लें। तो बिहार में क्या बैन है, तो पता किया तो नज़र में आया कि शराब बैन है। तो इसीलिए राकेश और सुभाष ने एक साथ अब शराब के बिजनेस में उतरने का फैसला किया। ये दोनों अलग अलग जगहों पे भट्टियाँ लगाते हैं,
भट्टी लगा के अब कच्ची शराब बनाते, उसको बिहार के अलग अलग जगहों पे बेचते, उससे मोटा पैसा कमाते। अब सारी चीज़ें जब बिल्कुल ठीक चलने लगी, शराब के इस गैरकानूनी धंधे से अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो फिर इनकी उम्र भी हो चली थी। तो फिर इनके जहन में आया कि एक काम करते हैं, शादी करते हैं। राकेश ने शादी की। इधर जो सुभाष था उसने राधा नाम की महिला से शादी की। दोनों शादीशुदा हो गए, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश। इधर दोनों की दोस्ती भी लगातार बरकरार रही। दोनों लगातार शराब के धंधे में फल फूल रहे थे, तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चूंकि इन्होंने जब शराब का धंधा शुरू किया और धीरे धीरे ये शराब के मार्केट में निकल के सामने आए, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों की नज़रों में भी ये खटकने लगे। जिस हिसाब से ये पैसे कमा रहे थे, जिस हिसाब से अब ये शराब बेच रहे थे, पुलिस वालों को भी लगा कि भैया अब इनको रोको नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पुलिस वालों ने भी अब इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। अब जब शिकंजा कसना शुरू किया तो जो सुभाष था वो तो इन चक्करों में ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो राकेश था वो पूरी तरह इन्वॉल्व था। माल की डिलीवरी से लेके पेमेंट उठाने तक तमाम चीज़ें करता रहता। इसी चीज़ को करने के लिए इन्होंने इस सुनील कुमार शर्मा के मकान को किराए पे भी लिया था कि शराब को थोड़ी मोटी जो खेप होगी, अगर हम कहीं ना रख पाएँ तो इस कमरे पे रख देंगे, जब फुर्सत जब मोहलत मिलेगी तो इसको बेचेंगे। तो पुलिस वालों ने जब राकेश के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, इसके ऊपर वारंट निकाले, इसके ऊपर अलग अलग मामले चले, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको कुछ साल की सज़ा सुना दी। सज़ा सुनाने के बाद ये वापस भी आता है। वापस आने के बाद फिर से धंधे में लगता है, लेकिन जब पुलिस वाले पैनी नज़र रखते हैं और इसे अब लगा कि फिर से गिरफ्तार हो जाऊंगा, फिर से जेल जाऊंगा, तो फिर अब ये बिहार छोड़ के भागने लगता है। बिहार छोड़ के भागने लगता है, अलग अलग जगहों पे जाके छुपने लगता है। लेकिन अब बीवी थी अकेली, तो उसका क्या करे। तो फिर इसने अपने दोस्त सुभाष से कहा कि अब मेरी बीवी है और तुम्हारा भी नाम आ नहीं रहा, तो एक काम करो, मेरी पत्नी की जिम्मेदारी थोड़ा सा तुम देखना, कुछ ज़रूरत हो तो वो तुम पूरी करना, पैसे वगैरह मैं तुम्हें भेजता रहूँगा, लेकिन मेरी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, कभी बीमार हो, कभी खाने में कोई दिक्कत हो, कभी कोई ज़रूरत हो, तो तुम एज ए देवर इसकी मदद करते रहना। इतना कह के राकेश चला जाता है। अब बीवी घर पे अकेले राधा। अब दोस्त ने कहा था तो सुभाष लगातार आना जाना शुरू करता है, और इसी आने जाने के दौरान अब राधा और सुभाष के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इधर राधा भी अपनी ज़िंदगी में अकेली, उधर सुभाष भी एक तरह से राधा के प्रति आकर्षित। तो जब ये चीज़ें लगातार होने लगी तो फिर दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही। कोई रोक टोक थी नहीं, तो फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब न कोई रोक थी न टोक थी, लगातार अब चूंकि पति का आदेश भी था कि सुभाष आएगा घर पे, तुम्हें कोई ज़रूरत होगी तो मदद करेगा। इधर राकेश ने खुद सुभाष से कहा था कि मेरे घर पे जाते रहना, बीवी का हालचाल लेते रहना। तो कोई डाउट होने का कोई चांस नहीं। राकेश की जानकारी में सुभाष आता, आने के बाद लगातार उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता फिर चला जाता, और ये सिलसिला लगातार जब कई महीनों तक चलता रहा, तो कहीं न कहीं अब राधा जो थी राकेश को अपना पति ना मान के सुभाष को ही मान चुकी थी। यानी वो किसी भी कीमत पे अब सिर्फ सुभाष और सुभाष के साथ रहना चाहती थी। उसके जहन में यही था कि अगर राकेश कभी लौट के ना आए, जहाँ फंसा है वहीं फंसा रहे, तो ये सिलसिला बदस्तूर मेरा जारी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इधर जो राकेश है अपनी पत्नी का हाल चाल लेता, बात करता, तो बातचीत के लहजे से, तमाम तरीक़ों से अब कहीं ना कहीं राकेश को डाउट होने लगा कि मेरी बीवी अब उस हिसाब से बात क्यों नहीं करती। कभी ऐसा था कि दिन में 2-2, 3-3 बार फ़ोन करती, हाल चाल लेती। आज ऐसा है कि हफ्ते गुजर जाएं और मैं फ़ोन ना करूं तो वो फ़ोन ना करे। कई बार ऐसा हुआ रात को भी फ़ोन करें तो सुभाष घर पे मिले। तो ये चीज़ें जब लगातार होने लगी, तब राकेश को लगा कि नहीं, अब दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इसीलिए अब राकेश जब डाउट होता है कि बीबी अकेली और ऐसी हरकतें, तो फिर दिल्ली में छुपा था उस टाइम, और दिल्ली से फिर ये वापस आने का फ़ैसला करता है। वापस आता है, आने के बाद आसपास के लोगों से पूछता है, पड़ोसियों से, कि कौन कौन आता था, कौन कौन जाता था। यानी अब गुपचुप तरीके से जो राकेश है वो पता करना शुरू करता है। तो जब पता करता है तो सारी सच्चाई अब राकेश के सामने, कि सुभाष तो कई बार ऐसा हुआ कि शाम को आया और 2-2, 3-3 दिन तक रुका। तो ये चीज़ें जब राकेश सुनता है तो एक तरह से तो उसके भरोसे का एक तरह से कत्ल हो चुका था। जिस दोस्त को उसने देवर समझ के भेजा, वो उसी की बीवी के साथ ऐसा कर रहा।
एक तरफ पत्नी की बेवफाई से परेशान, उधर दोस्त की गद्दारी से परेशान, क्या करे। तो फिर अपनी बीवी को डांटता है, फटकारता है, राधा को कहता है कि ये चीज़ें बंद करो, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। इतना कहता है, इधर फिर पुलिस वालों को जब खबर लग गई कि राकेश आया है, तो पुलिस वाले अब राकेश को ढूंढने लगे। तो न चाहते हुए भी मजबूरी में राकेश को वापस भागना पड़ा। अब राकेश वापस चला गया, चीज़ें फिर से वैसी हो गई, लेकिन इस बार राधा के दिमाग में ये चीज़ें खटकने लगी थी। राधा के जहन में बस एक ही चीज़ थी कि आज तो ठीक है, कहीं ऐसा हो कि इसके ऊपर मुकदमा ख़त्म हो जाए तो ये तो वापस आके यहीं रहने लगेगा, यहीं रहेगा तो फिर सारी चीज़ें रोक देगा। इसलिए मौका बढ़िया है, अभी ये पुलिस की नज़र फरारी काट रहा है, तो अगर अभी इसका कत्ल कर दें, और ये आइडिया सुभाष का भी था, तो कहीं ना कहीं फिर न कोई रोक, न कोई टोक, न कोई जानने वाला, न कोई पहचानने वाला, बॉडी बस ठिकाने लगा देंगे, सबको लगेगा कि राकेश फरार है। अब ये चीज़ जब दोनों के जहन में आई तो फिर प्लान बना। प्लान बनने के साथ साथ जो तीज अभी बीती, ऐसी ही एक तीज साल 2021 में भी आई थी, सितंबर महीने में ही। जब तीज आती है, आने के बाद फिर ये फ़ोन करती है, कहती है कि तीज है और मैं तीज का त्यौहार मनाना चाहती हूँ, इसलिए आप आ जाओ। अब राकेश ये बात जब सुनता है तो थोड़ा सा उसे अच्छा लगता है कि जो बीबी इतने टाइम से बात नहीं कर रही थी सीधे मुंह, आज बुला रही, मेरे साथ तीज मनाना चाह रही। अब उसे क्या पता था कि यहाँ पे कोई प्लान हो रहा है। राकेश आ जाता है, आने के बाद पत्नी तीज मनाती है, मनाने के बाद अब अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे पकवान बना बना के खिलाती है, और वक्त धीरे धीरे 1-2 दिन गुजरता है और 13 सितंबर आ जाता है। 13 सितंबर जब आता है तो उसी तारीख को सुभाष भी मौके पे आता है। आने के बाद सुभाष इसको बुलाता है, बुलाने के बाद कहता है कि भाई जो हुआ वो भूल जाओ, वक्त था, माहौल वैसा था, मैं फिसल गया, आगे से नहीं होगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। इतना कहने के बाद सुभाष उसको पार्टी देता है। पार्टी में मटन खिलाता है, चिकन खिलाता है, तमाम चीज़ें जो उसे अच्छी लगती थी वो तमाम चीज़ें परोसता है। परोसने के बाद फिर शराब की बोतल सामने रखता है और कहता है कि पियो। शराब देखने के बाद राकेश एकदम खुश शराब पीने लगता है, और इतना पीता है कि होश ही अपना खो देता है। अब जैसे ये चीज़ सुभाष देखता है कि इसने होश खो दिया, फौरन सुभाष एक लोहे का भाला निकालता है और उसके गले में भोंक देता है। अब भाला जब भोंकता है, भोंकने के बाद अब राकेश ज़मीन पे तड़प रहा, और इसी दौरान 2 और लोगों की एंट्री होती है। पहला कृष्णा जो राधा की बहन थी, और दूसरा विकास जो कृष्णा का पति यानी राधा का जीजा था। अब ये सारे लोग मिलके, सुभाष ने हालांकि कहा कि कत्ल इसी ने किया, लेकिन अकेले पॉसिबल नहीं, तो अगर ऑन द रिकॉर्ड की बात करें तो सुभाष ने फिर कत्ल किया। कत्ल करने के बाद फिर ये हुआ कि बॉडी का क्या करें। तो फिर बॉडी का यही था कि अगर कहीं फेंकेंगे, जलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो सब तक खबर जाएगी, इसलिए ऐसा कर दें कि बॉडी जो है ऐसे ही गायब हो जाए, यानी कुछ ऐसा करें कि जहाँ रखी है वहीं गायब हो जाए और इसकी भनक तक ना लगे। तो फिर क्या करें। तो चूंकि शराब बनाने के दौरान इन्होंने अलग अलग केमिकल के बारे में जाना था, इसीलिए इन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ साथ फिर एक ड्रम लाते हैं। ड्रम में अब बॉडी डालने की कोशिश, लेकिन बॉडी जा नहीं रही। तो फिर उस बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काटते हैं, सर काटते हैं, हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, और इन टुकड़ों को काटने के बाद उस ड्रम में पहले नीचे नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद फिर बॉडी डालते हैं। बॉडी डालने के बाद फिर यूरिया, यूरिया के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड और तमाम ऐसे केमिकल जो बॉडी को फ़ौरन गला दें। इतना डालने के बाद उस ड्रम को सील पैक करते हैं। पैक करने के बाद इनको उम्मीद थी कि जहाँ शराब रख रहे हैं वहीं ले जाके रख देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं, कुछ टाइम बाद ये लाश गल जाएगी, उसके बाद फेंक देंगे। पुलिस को लगेगा या फिर सबको लगेगा कि जो राकेश फरारी काट रहा। इसी प्लान के तहत उस ड्रम को ले जाके उसी बालूघाट मोहल्ले में उसी 3rd फ्लोर पे रखते हैं। रखने के बाद अब ये था कि कहीं बदबू न कर दे, तो इसका क्या करें। तो खिड़कियों को, दरवाज़ों को, रोशनदानों को बाकायदा पैक करते हैं अलग अलग कागज़ से, अलग अलग कपड़ों से, ताकि कहीं से भी बदबू बाहर न जाए। लेकिन फिर मन में डाउट था कि बदबू हो सकती है, इसीलिए उस कमरे में इन्होंने अलग अलग टाइम पे अगरबत्ती और धूपबत्ती सुलगानी शुरू कर दी। अगरबत्ती और धूपबत्ती सुलगाते गए, इधर जो कमरा था वो पूरा पैक, इधर जो ड्रम था वो भी पूरा पैक। तो कहीं ना कहीं उस ड्रम में अब जो NH3 यानी
अमोनिया गैस होती है वो बनना शुरू हो गई, साथ ही जो गोबर गैस से गैस निकलती है वो। तो जब ये गैसें बननी शुरू हुई, इधर कमरे में धूप बत्ती जल रही थी। तो 13 तारीख को इन्होंने वहाँ पे लाश रखी थी। 5 दिन तक जब लगातार गैस बनी और उस एसिड ने जब काट दिया उस ड्रम को, तो थोड़ी सी जब जगह मिली तो गैस अचानक से बाहर उसे आग का सहारा मिला। आग पकड़ते हुए वो गैस सीधा जलती हुई उसके अंदर ड्रम के, और ड्रम के अंदर अचानक से जब विस्फोट हुआ तो धमाका पूरे कमरे में हुआ, गैस पूरे कमरे में फैली और पूरा कमरा जलने लगा। और ये धमाका जब लोगों ने सुना तो उन्हें लगा शायद सिलेंडर फट गया है। अब पुलिस वाले जब ये बयान सुन रहे थे तो दिक्कत ये है और अभी भी है कि सुभाष कह रहा है कि सारा कत्ल इसने किया, लेकिन अब बाकी लोगों की संलिप्तता तो है, लेकिन कितनी है क्या है ये नहीं पता। क्योंकि सुभाष ने सारा इल्ज़ाम राधा को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया, लेकिन राधा और बाकी लोग कह रहे हैं कि वो भी इन्वॉल्व है। तो क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट में क्या प्रूफ होता है, ये तो अभी सालों का खेल है। लेकिन अजीब सी कहानी थी कि शराब बनाने वाले आदमी ने इतना दिमाग लगाया कि इस हिसाब से लाश को ठिकाने लगाया जा सकता है। तो अजीब सी बात थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।